जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो दोस्तों, अब आप सभी विद्यार्थियों के लिए इस टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली के लिए आप लोगों के रोजगार विद अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी 2025 की जो न्यू बुक थी, उसका दोस्तों हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। अब आप लोगों के उस जो हमने कंप्लीट बुक का जो सॉल्यूशन किया है, अब आप लोगों को मैंने जितने भी चैप्टर्स कराए हैं, उनके हम पूरे चैप्टर्स का निचोड़ इस प्रैक्टिस सेट में सीखने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने दोस्तों एसएससी जीडी 2025 अंकित भाटी सर की जो बुक आपने कंप्लीट सॉल्यूशन कर ली है। उम्मीद करते हैं वो सारी वीडियोस आप लोगों ने देख ली होगी और उस पर एक बेहतरीन प्रैक्टिस भी आप लोगों ने कर ली होगी। तो उसी बुक को मद्देनजर रखते हुए आपके एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए अब आज से दोस्तों आपके एक प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट किया है दोस्तों, जो कि हमारा आज पहला प्रैक्टिस सेट, हम फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सारे चैप्टर्स करा चुका हूँ। रीजनिंग के जितने भी चैप्टर्स एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, मैंने वो आपको सभी चैप्टर्स करा दिए हैं और उम्मीद करते हैं वो सारे चैप्टर्स आप लोगों ने देख भी लिए होंगे और अच्छे से पढ़ भी लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अब भाई, अब आप लोगों की मैं करा रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस। मैंने आप लोगों से बोला था कि जैसे ही ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, मैं आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, मैथ भी आपके अंतिम छोर पर चल रही है भाई। अक्सर जो लोगों को प्रॉब्लम होती है वो मैथ में ही होती है। तो भाई, जैसे ही मैथ कंप्लीट हो जाएगी, मैं मैथ का भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन का स्टार्ट कर दूंगा। तो अभी आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो गई है, तो समय हमारा वही है दोस्तों, रोजाना सुबह 10 बजे आप लोग इस रीजनिंग के शानदार प्रैक्टिस सेट के लिए तैयार रहिएगा। ये वो क्वेश्चन होंगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट में जो आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होंगे कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। तो चलिएगा भाई, सभी लोग क्लास से जुड़ जाएंगे और अपने इस प्यारे से सेशन को दोस्तों अपने हर एक फ्रेंड दोस्त के साथ में शेयर जरूर करेंगे। अब जो है, अभी तक तो हम चैप्टर वाइज क्लास पढ़ रहे थे, अब हम सभी चैप्टर्स का निचोड़ एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। आपके जो भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस होंगे वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, अपने इस प्रैक्टिस सेट में आज मैं आप लोगों को टोटल 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो इन 20 क्वेश्चनों में से देखते हैं आज आप लोग अपना कितना स्कोर करने वाले हैं। तो चलिएगा भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। इस शानदार प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा शानदार बनाने के लिए क्लास को शेयर जरूर करेंगे भाई आप लोग, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। तो चलिएगा भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो भाई, ये क्वेश्चन जो है, मैं आपको ये चैप्टर्स करा चुका हूँ। इस चैप्टर का नाम है अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में अक्षरों को लगाना। तो भाई, यहाँ पे आपको 5 लेटर्स दिए गए हैं। एक दिया है मैथमेटिक्स, मैल्यू फंक्शन, मास्टरपीस, मैनिपुलेशन और मैनेजेबल। तो इनमें से आपको एक अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करना है। हालांकि मैंने आपको अंकित भाटी सर की जो बुक थी एसएससी जीडी की, उसमें लास्ट पेज में, अंतिम पेज में आपके 5 प्रैक्टिस सेट दिए थे, वो भी मैंने करा दिए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए अब मैं ये प्रैक्टिस सेट रेगुलर रखूंगा, जो कि आपको जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये प्रैक्टिस सेट आपका रीजनिंग का और मैथ का कंटिन्यू चलता रहेगा। तो चलिएगा भाई, इसको करते हैं सॉल्व। मैंने आपको इसको सॉल्व करने का एक तरीका बताया था कि जो चीज़ कॉमन होती है उसको हम कट कर देंगे। जैसे कि एम ए सभी में कॉमन है। जब यहाँ से एम ए कॉमन है तो एम ए वाला दोस्तों जो पार्ट है ये सभी में कट जाएगा। काट दिया भाई। अब देखो, यहाँ पर एन है, ऊपर टी है, फिर एल, फिर एस, फिर यहाँ पर दोनों में एन है। तो अब देखो कौन कौन सी चीज़ कॉमन है। तो भैया टी अलग है, एल अलग है, एस अलग है। अब यहाँ पे भी एन है, यहाँ पर भी एन है। तो यहाँ से एन मैंने काट दूंगा। अब यहाँ पर देखो ए है, आई है। अब इन दोनों में से देखो, अब ये देखो सभी लेटर्स अलग अलग हो गए। अब आपको ये पहचानना है कि सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश क्रम में कौन सा लेटर यहाँ पर आने वाला है। ये दोस्तों आपको यहाँ पर आप बताना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो एम ए, यहाँ पर एन है तो यहाँ से एन कट गया भाई, इसको साइड में कर देंगे। लेकिन एन से पहले कौन आता है, तो आप कहोगे सर एन से पहले तो भैया एल आएगा, क्योंकि टी तो बाद में चला जाएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा भाई, एल आएगा। भैया टी एल एस और एन में देखो तो सबसे पहले कौन आएगा, एल आएगा। तो एल वाला ऑप्शन जो है ये आपका 2 नंबर पर दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है मेरे शेर, तो आप कहोगे सर ये तो आपका 2 नंबर वाले पॉइंट पर दिया गया है, ठीक है। अब देखो, इस 2 नंबर के आ जाने के बाद अब एल के बाद अब देखेंगे तो कौन आएगा, तो भाई यहाँ से फिर आ जाएगा एल एम एन। तो भैया एन आएगा, तो ये एन ही तो था 4 और 5 में। अब आप यहाँ से देखो 4 और 5 में दोनों में एन है, तो भाई कौन आएगा, अब आएगा 5 नंबर, क्योंकि एन के बाद ए है। तो यानी कि 5 नंबर आ जाएगा और 5 के बाद आपका कौन सा आ जाएगा मेरे शेर, तो अब आपको सर 4 नंबर वाला आ जाएगा, 2 5 4। अब देखो भाई,
अब देखो यहाँ पर एस है, यहाँ पर टी, तो सबसे पहले एस ही तो आएगा, तो टी वाला तो लास्ट में जाएगा, तो एक नंबर लास्ट में। तो भाई क्या बनेगा 25,431 किस ऑप्शन में है मेरे शेर? तो आप कहोगे सर 25,431 जो है यह आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा मेरे शेर, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई देखो अब आप लोगों की प्रैक्टिस चल रही है, अब आप लोग ये मत कहना कि सर आपने ये मुझे क्वेश्चन कराया नहीं है। भाई प्रैक्टिस का मतलब होता है कि हमने जो भी सीखा वो अपने आप में पर्याप्त सीखा है। अब आप लोगों की परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि आप लोग क्या कर पा रहे हैं, कितना स्कोर कर पा रहे हैं। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। अच्छा भैया, भाई सुनार का संबंध आभूषण से है। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना। भाई सुनार क्या बनाता है? भाई आभूषण बनाता है। मोची क्या बनाएगा भाई? बताइएगा। तो मोची क्या बनाएगा? बताइएगा आप लोग। भाई मोची तो जूते ही बनाएगा। मोची क्या बनाएगा भाई? जूते बनाता है कि चमड़ा? भाई देखो जूते बनाता है। सुनार आभूषण बनाएगा, तो मोची का काम होता है जूते को बनाना। बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, और जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया उनका आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 भैया आपके कथन निष्कर्ष के चैप्टर का आता हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। कथन को पढ़ेंगे। कह रहा है कि सभी पक्षी तोते हैं। जितनी भी पक्षी हैं, जितने भी पक्षी, मान लिया कि ये वाला जो सेक्शन है आपका ये किसका है? पक्षी का। और जितने भी पक्षी हैं, और कह रहा है कि सभी पक्षी किसके अंदर आ रहे हैं? सभी पक्षी तोते के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि सभी पक्षी तोते हैं। फिर कह रहा है कि कोई तोता कौवा नहीं है। मतलब कि कोई भी जो तोता है ना, तोता, ये जो तोता है ये कह रहा है कि कौवा नहीं है। तो भैया ये कौवा वाला जो पार्ट है ये अलग हो जाएगा। कौवा वाला जो पार्ट है ये भैया कहाँ हो जाएगा? अलग। फिर कह रहा है कि कुछ उल्लू कौवे हैं। अब कुछ उल्लू का जो भाग होगा ना, ये कौवे वाले को काट रहा होगा इस प्रकार से। बात समझ में आ गई? तो ये वाला डायग्राम आपके सामने यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा। अब भाई निष्कर्ष पढ़ो। अब निष्कर्ष में क्या बोला है? कह रहा है कि कुछ तोते उल्लू हैं। क्या कुछ तोते उल्लू हैं? भाई देखो, भाई ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाई तोते तो कौवा है ही नहीं, क्योंकि इसने साफ साफ बोला कि कोई तोता कौवा नहीं है, और ये कह रहा है कि कुछ तोते उल्लू हैं, यानी कि ये बात बिल्कुल गलत कह रहा है। जब कोई भी तोता कौवा नहीं है, जब कथन में बोला है, तो निष्कर्ष कुछ तोते और उल्लू का तो निकलेगा ही नहीं। तो आप कहोगे सर ये तो गलत है। भाई बिल्कुल गलत है। सेकंड पढ़ेंगे। कह रहा है कि कोई कौवा पक्षी नहीं है। भैया कोई कौवा पक्षी नहीं है। यदि हम इसमें देखेंगे क्या कोई कौवा पक्षी नहीं है? भाई हम कह सकते हैं कि कोई कौवा पक्षी नहीं है। तो भाई कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि भाई जब कोई तोता कौवा नहीं है तो कोई पक्षी कौवा भी नहीं हो सकता है। इसमें भैया आइदर और जाएगा, तो बोल सकते हैं भाई, अब कह सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं हो सकता बट हम कह सकते हैं। तो ये वाला कथन कैसा है मेरे भाई? तो आप कहोगे सर ये तो एकदम सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कोई उल्लू पक्षी नहीं है। भैया कोई उल्लू पक्षी नहीं, क्या उल्लू और पक्षी के बीच में क्या कोई का संबंध है? भाई आप बताओ, बोला है कि नहीं है? भाई कहीं पर नहीं बोला है। तो हमें बोलेंगे क्या मेरे शेर? आप कहोगे सर ये थर्ड वाला भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। मेरे दोस्त बात समझ में आ गई? केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भाई ये आपके सीरीज श्रृंखला का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है? 154, 165, 148, क्वेश्चन मार्क 142 और 177। भाई यदि आप इस चीज़ में देखो, पहले 154 था, 165 प्लस हुआ, फिर माइनस हो गया 148। भाई यहाँ पे खेल जो हो रहा है ना भाई, प्लस माइनस का हो रहा है। तो देखो कितना प्लस कितना माइनस, कितना प्लस कितना माइनस। भाई देखो यहाँ पर कितना है? 154 है। 154 से 165 कितना प्लस हुआ? आपको सर ये हो गया प्लस का 11 प्लस हो गया। 165 से 148 कितना माइनस हुआ है? तो ये आपको सर ये हो गया माइनस का 17 हुआ है। क्यों? 15 में से 7 जाएगा 8। भाई यहाँ पे 11। अब भाई अंतर का भी अंतर हो सकता है, तो 11 17 के बीच कितने का अंतर है? तो आपको सर इनके बीच 6 का अंतर है। इनके बीच 6 का अंतर है। अब क्या इनके भी बीच का 6 का अंतर निकालना पड़ेगा? तो 17 से में 6 माइनस प्लस कर दोगे, क्योंकि 11 6 17, 17 6 कितना हो जाएगा? 23। तो यदि मैं 17 में इसमें 148 में प्लस का 23 कर दूंगा तो कितना मिलेगा? 8 3 11 की 1, 8 3 11 की 1 कैरी करेगा 1, 2 4 2 6 7, यानी कि कितना आएगा? 171 आ रहा है भाई। यहाँ पर कितना आ रहा है मेरे शेर? आपको सर 171 आ रहा है। ऑप्शन में भी 171 है।
अब आगे की सीरीज को मिलाओ, यहाँ से 171 में अब कितना करना पड़ेगा, 171 से यहाँ माइनस जाना पड़ेगा, तो कितना माइनस जाना पड़ेगा भाई, यहाँ पर भी 6 का अंतर ले लेंगे तो 23 6 29 हो जाएगा। क्या हमें 29 का लेना पड़ेगा भाई, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्रम चल रहा है क्या, -29 फिर आ जाएगा आपका +35, क्योंकि फिर आपका इसमें 6 बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यानी कि कहने का मतलब है अंतर का अंतर चल रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर 171 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में बात आ गई होगी। यदि कोई क्वेश्चन कम समझ में आया हो, ना समझ में आया हो, तो भाई कमेंट कर देना, मुझे जब भी समय मिलेगा कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा आप लोगों का, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भाई ये देखो आपका फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। मैंने आपको देखो सारे चैप्टर्स कराए, ऐसा कोई भी चैप्टर्स का क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको ना कराया हो, और बहुत ही कायदे से कराए थे भाई, बहुत कायदे से कराए हैं भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखो भाई सबसे पहले क्या किया गया है, यहाँ पर देखो समझने वाली बात, सबसे पहले यहाँ पर देखो कलर्ड है इस ट्रायंगल में, फिर इसमें कलर्ड नहीं है, फिर इसमें कलर्ड, फिर इसमें नहीं। इसका मतलब अब की बार कलर्ड वाला आएगा, तो कलर्ड वाले सभी है भाई। ये देखो ट्रायंगल घूमा, इस कॉर्नर पर आया, यहाँ से नीचे वाले कॉर्नर पर आ गया, यहाँ से वाले कॉर्नर पर आ गया। इसका मतलब यहाँ से उठकर अब ऊपर वाले कॉर्नर पे जाएगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल नीचे, तो ये बी ऑप्शन तो गलत हो गया भाई। ट्रायंगल होगा कलर्ड वाला ट्रायंगल होगा, और कहाँ पर होगा भाई, इस कॉर्नर पर होगा। जब इस कॉर्नर पर होगा, और इसके बाद ये जो बिंदु वाला है, ये इस बिंदु इस कॉर्नर पर था, यहाँ पे आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, इसका मतलब ये ऊपर वाले कॉर्नर पर जाएगा। ये देखो नीचे वाले कॉर्नर पर है, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि ये ऊपर वाले कॉर्नर पर जाएगा। अब या तो सी होगा या तो डी होगा, इतना तो 100% श्योर है भाई। आप देखो ट्रायंगल ऊपर की ओर जाएगा, नीचे की ओर, भाई यहाँ पर ट्रायंगल था भैया, इसका मतलब ट्रायंगल नीचे की ओर नहीं जाएगा, ये कैसा है, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, ट्रायंगल ऊपर की ओर जाएगा। बात समझ में आ गई, ट्रायंगल की नोक भैया ऊपर की ओर होगी, यानी यही आकृति आपकी फिर से बन जाएगी। आपको मैं एक बात बता दूं कि किसी भी आकृति को 4 बार घुमाने पर हमें वही आकृति प्राप्त होती है। किसी भी आकृति को, यहाँ पे लिख लेना सभी प्यारे दोस्त, किसी भी आकृति को 4 बार घुमाने पर, क्योंकि दिशाएं 4 ही होती, किसी भी आकृति को 4 बार घुमाने पर, 4 बार घुमाने पर वही आकृति प्राप्त होती है, वही आकृति प्राप्त होती है, जो आकृति हमने देखी होती है, जिस आकृति को घुमाया होता है, घुमाने पर वही आकृति प्राप्त होती है। बस इतना पॉइंट आपको यहाँ पर दोस्तों याद रखना है। भैया इस आकृति को मैंने कितनी का बार घुमाया, 4 बार, तो एक बार ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथी बार घुमाएंगे तो यही आकृति हमारी बन जाएगी, और यही आकृति आपकी यहाँ पर बनी हुई है। भाई आप चाहो तो ऐसे कर लो, बात समझ में आ गई। लेकिन ये पॉइंट है, इसको आप लोग याद कर लेना, इसको नोट बना के लिख लो अपनी कॉपी में। यदि बात याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है भाई। इसमें तो भाई बहुत आसान है, जानते हो कैसे, बहुत शानदार लॉजिक है इसका। लॉजिक भाई देखो, के बाद आ गया जे, के जे अपोजिट चलेंगे ना, के की रैंक कितनी होती है, 11, 11 के बाद 10, अब 10 के बाद क्या आएगा, 9, और 9 पे क्या आता है मेरे भाई, आपको क्वेश्चन 9 पर तो आता है आई। भाई जी है, जी के रैंक होती है 7, फिर आ गया 7 माइनस 2 किया 5, अब 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 पे क्या आता है भाई, आपको क्वेश्चन सी आता है। तो आई सी किस में है भैया, ए कट गया, बी कट गया, अब या तो सी होगा या तो डी होगा। आई सी डब्ल्यू है, तो भैया इसका मतलब डब्ल्यू का मतलब यहाँ पर 23 आ जाएगा, देखो डब्ल्यू तीनों में है। अब लास्ट वाला लेटर देख लो भाई, लास्ट वाला भाई देखो, जे की रैंक कितनी है 10, 10 माइनस 4 किया तो 6 आ गया, 6 माइनस 4 कर देंगे तो कितना चला जाएगा, आप कहोगे सर 6 में से 4 कर देंगे तो भैया 2 आ जाएगा, 2 के स्थान पर क्या आता है, बी आता है। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आई सी डब्ल्यू बी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डी गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई मेरी शेर, क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भाई ये मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, सभी लोग करेंगे भाई। इसमें आपको प्लस माइनस आपको जो चिन्ह है इनको आपस में एक एक ऑप्शन रखते जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ भाई, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को रखते जाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। तो सबसे पहले मैं पहले ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ भाई। यहाँ पर दिया गया आपका 57, 57 के बाद आ जाएगा प्लस, भाई देखो डिवाइड वाले को पकड़ो भाई, डिवाइड वाला कटना चाहिए। डिवाइड यहाँ पर आ रहा भाई, डिवाइड यहाँ पर 11 13 से नहीं जाएगा भाग, भाई इसको कलेक्ट कर दो। 11 13 से नहीं जाएगा क्योंकि भाग पूरी तरीके से कटेगा, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पर मुझे लगता है कि जो भाग है यहाँ पर आएगा, क्योंकि 11 चौको 44 बार कटेगा। तो भाई ऐसा वाला भाग यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी में, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डी वाले ही ऑप्शन को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो लिखा गया 57, 57 के बाद मैंने डी ऑप्शन लिया सबसे पहले, ठीक है, डी ऑप्शन लिया है। 57 प्लस 35 माइनस
11, 11 नहीं है सॉरी, 35 माइनस 44, फिर आपका भाग 11 इंटू 13 बराबर में क्या है 40। हमें भैया 40 लाना है कैसे भी करके। भाई इसको बोर्ड मास के नियम के अनुसार कैलकुलेट करेंगे। 11 चौको 44, 4 की गुणा 13 में कर देंगे, 13 चौको 52, इनको जोड़ दोगे 7 5 12 की 2, कैरी करेगा 1, 5 3 8 1 9, और माइनस 13 चौको कितना हो जाएगा 52। भाई घटा देंगे, 2 से 2 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा 4, 40 बराबर 40। भैया सेटिस्फाइड हो गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरी शेर। ऑप्शन नंबर डी 7 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई अगले क्रम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 7 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी यू और वी, और ये 7 मित्र हैं जिसमें पी केवल यू और आर से लंबे हैं। जो पी है ना ये किससे लंबा है, पी जो है ये केवल क्यू और आर से लंबा है। पी किससे लंबा है, क्यू और आर से लंबा है। अच्छा क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से। कह रहा है कि पी केवल यू और आर से लंबा है। पी जो है ना पी ये किससे लंबा है, यू और आर से लंबा है। किससे किससे लंबा है भाई, पी जो है ना यू और आर से लंबा है, यानी कि पी हो गया बड़ा। ठीक है, क्यू एस से लंबा है। अब ठीक है भाई क्यू एस से लंबा लेकिन टी से छोटा है। अब क्यू जो है ना क्यू जो होगा क्यू वो एस से लंबा होगा। ठीक है, क्यू जो है ना वो एस से लंबा होगा और टी से छोटा है, तो भाई टी से छोटा कौन हो गया, क्यू। भाई क्या ये वाली लाइन बनेगी, भाई बन सकती है, लेकिन कितने लोग हैं, 7 लोग हुए, कितने 6 लोग। अभी कौन बचा है, वी। तो यहाँ पर कहीं पर भी वी के बारे में नाम नहीं दिया गया है। पूछा है कि क्यू और आर के बीच में कितने व्यक्ति हैं। भाई देखो वी या तो यहाँ पर हो सकता है, वी या तो यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो कहीं पर बैठा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा क्यू और आर की लंबाई के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो भाई यहाँ से आप साफ साफ निकाल सकते हो भैया क्यू ये रहा। देखो वी दोनों जगह पर हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन क्यू और आर के बीच में, तो भैया क्यू और आर के बीच में कितने लोग हैं, 1 लोग 2 लोग। भैया कितने लोग हैं, आपको सर 2 लोग हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है भाई, कि इसमें 2 लोग बैठे हुए हैं इनके बीच में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भैया ये आपका कागज मोड़कर काटने यानी पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। मैंने आपको ये भी चैप्टर कराया है भाई। भाई देखो इस चैप्टर को भाई कितनी बार मोड़ा है, कागज को पहले मोड़ा, फिर एक बार मोड़ा, और यहाँ पर ये वाले चिन्ह लगा दिए गए। भाई देखो अब कागज को भाई ये वाला एरो है इस तरफ खुलेगा, दोनों साइड खुलेगा भाई, अपोजिट हो जाएगा। ये देखो गलत है, ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये एक दिशा में नहीं जाएंगे भैया, इसको दोबारा से खोलेंगे ये पलट जाएगा। ए वाला भी ऑप्शन गलत है, ए वाला भी गलत है, और डी वाला भी गलत है भैया, एक दूसरे की समान दिशा में भाग रहे हैं। इसका जो करेक्ट बनेगा ना मेरे सिर, वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट बनेगा भाई, एकदम करेक्ट बनेगा। एक बार आकृति को ध्यान से देख लोगे ना भाई, एकदम समझ में आ जाएगा मेरी शेर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरी शेर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इंतजार करता है। क्वेश्चन नंबर 10 मिरर इमेज का क्वेश्चन है मेरी शेर, गलत मत होने देना भाई। लेफ्ट से राइट करते हैं पर क्या होता है, मिरर में देखते हैं तो हमारा चेहरा जो है फेस है वो अपोजिट दिखाई देता है। तो यहाँ से भाई आर कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, 3 भी अपोजिट हो जाएगा, और 9 भी आपका अपोजिट हो जाएगा, और आपका पी भी अपोजिट हो जाएगा, और जे भी अपोजिट हो जाएगा, और जी भी अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो जी कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है इस प्रकार का। भाई यहाँ से देखो अपोजिट, ये देखो 3 नहीं है इसमें, तो बी गलत हो गया। इसमें 6 बना दिया, ये भी गलत, ये भी गलत। पहला ही ऑप्शन सही है भाई मेरे शेर। क्या बोलेंगे भाई, पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भाई क्वेश्चन नंबर 11 आपका बिल्कुल सेम आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर लिखा है लेट्यूस, भाई लेट्यूस को क्या कर दिया, अपोजिट करके लिख दिया भाई। इसको इस तरीके से लिखना था और इसको घुमा के इस तरफ से लिख दिया, ये पैटर्न चल रहा है भाई। इसमें क्या लिखा है, पार्सनिप, तो भाई इसको अपोजिट करके लिख दो इस प्रकार से घुमा के यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, PINSRAP, पिंस्त्रैप हो जाएगा भाई। पिंस्त्रैप देखो, पिंस्त्रैप है क्या भाई, पिंस्त्रैप भैया देखो मिल गया है ऑप्शन नंबर सी में। भाई ध्यान से देख लेना, लेटर इधर उधर ना हो जाए कहीं, बस इतना आपको याद रखना है भाई। ठीक है भाई, इधर उधर ना हो जाए बस, बाकी की सारी चीज़ें आपके सामने दी गई हैं। बस इसको पलट के लिख दो, यहाँ से उठा के इस तरफ लिख दो भाई। ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 12। एक निश्चित कूटभाषा में वेव को ये लिखा गया, साउंड को ये लिखा गया, तो लाइट को क्या लिखा जाएगा। भाई देखो
डब्लू की रैंक कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर डब्लू की रैंक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेव, WAVE। ठीक है, इसको क्या लिखा गया, इसको लिखा गया है 42, फिर लिखा गया है 65 और फिर लिखा गया है 22। ठीक है भाई, इतना कर लिया। इसके बाद अब इनकी रैंक को लिख लेंगे। डब्लू की रैंक होती है 23, ए की रैंक 1, वी की रैंक होती है 22, ई की रैंक होती है 5। ठीक है भाई, अब देखो इनमें लॉजिक क्या लगाया गया है। लॉजिक जानते हो क्या लगाया गया भाई, अपोजिट अक्षर। भाई डब्लू का अपोजिट क्या होता है मेरी शेर, तो भाई डब्लू का अपोजिट यदि मैं बात करूं तो डब्लू का अपोजिट आपको बताना है। तो डब्लू का अपोजिट कितना होता है मेरी शेर, भाई यहाँ पर देखो डब्लू का अपोजिट होता है डी, डी होता है ना, और ये डी की रैंक लिखी है 4। ए का अपोजिट कितना होता है भाई, ए का अपोजिट होता है जेड, और जेड की रैंक कितनी होती है भाई 26 होती है। वी का अपोजिट कितना होता है भाई, वी का अपोजिट होता है ई, और ई की रैंक कितनी होती है 5। और ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, वी की रैंक कितनी लिखी है 22। यानी कि ये कैसे लिखे हुए हैं, आपको सर अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं। अपोजिट का मतलब विपरीत अक्षर लिखे हुए हैं, अपोजिट लेटर। बस इस क्वेश्चन का यही लॉजिक हो जाएगा भाई, अपोजिट लेटर आपको ये दिए गए हैं। भाई लाइट के अपोजिट लेटर लिख दो, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आई का अपोजिट कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। जी का अपोजिट कितना हो जाएगा मेरी शेर, बताओ भाई, आप लोग भी बताया करो। जी का अपोजिट हो जाएगा टी, GT रोड। एच, एच को क्या बताया था भाई, हाई स्कूल, एच का अपोजिट एस हो जाएगा। टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी। भैया इनकी रैंक को लिख दो, आंसर आ जाएगा। ओ की रैंक होती है 15, आर की 18, टी की 20, एस की 19 और जी की 7। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा मेरे दोस्त, 15, 18, 20, 19, 7। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे शेरों आपको ये बात आज की एकदम समझ में आ गई होगी। तो चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता होगा क्वेश्चन नंबर 13। भाई ये आपको विषम संख्या युग में पहचानने हैं, और ये बहुत ही आसान है मेरे शेर, बहुत ही ज़्यादा आसान है। जानते हो इस लॉजिक क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, तो भाई इसमें पहला ऑप्शन दिया गया आपका, कौन सा, पहला ऑप्शन ले लिया मैंने ए। यहाँ पर दिया गया 16:1024। भाई देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले वर्ग क्यूब भी याद कर रख लिया करो। भाई यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं 16 का स्क्वायर कर देता हूँ। तो 16 का वर्ग होता है, 16 का वर्ग कितना होता है, तो भाई आप कहोगे सर 16 का वर्ग जो होता है, 16 का स्क्वायर जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 256, या 256। भाई कितना होता है, इसमें गुणा और कर दे दिए आपको 4 को, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर 256 गुणे 4। भाई इसकी गुणा कर देंगे, 4 छंग 24 की 4, कैरी करेगा 2, 4 पंचे 20, 2 22 की 2, कैरी करेगा 2, 4 दूनी 8, 2 10, 1024 आ जाएगा। कितना आ गया भैया, यहाँ पर देखो 1024 ही तो दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से यानी कि आपको दूसरा ऑप्शन चेक कर लेना है। 14 का वर्ग लगा देंगे, ठीक है। 12 का वर्ग चेक कर लो, तो भाई 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 में गुणा कर दो 4 की, कितना हो जाएगा भैया 576 आ जाएगा मेरी शीर। लेकिन भैया ऑप्शन नंबर सी का स्क्वायर कर देंगे तो 18, 8 अट्ठे कितना हो जाएगा भाई 64, और 4 चौको 16। इकाई अंक देखो 6 आना चाहिए, इकाई अंक इसका 6 आ रहा है, ये भाई 0 आ रहा है, भाई गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम अलग है। भाई मैंने इसको एक सेकंड में कैसे कर दिया भाई, 18 का 18 18 18 8 अट्ठे कितना हो गया 64, इकाई अंक 4 आ रहा, तो भाई इसकी गुणा होगी 4 जीरो में, तो 4 जीरो भाई कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। भाई चाहो तो आप इसको कर भी सकते हो, आप चाहो तो दोस्तों इसको कर ही सकते हो। 18 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है मेरे शेर, 18 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, तो 324 होता है। कितना होता है 324, और जब इसका हम स्क्वायर कर देंगे और 324 में जब मुझे गुणा कर देनी होगी 4 की, तो कितना होगा 4 चौको 16, इकाई अंक देखो 6 आ रहा है, यही तो मैंने बोला था, यहाँ पर 0 आ रहा है। तो भैया ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि ये सबसे अलग हो जाएगा। बाकी का सभी का स्क्वायर कर दो और गुणा 4 कर दो, इसका भी स्क्वायर करके गुणा 4 कर दो, इसका भी स्क्वायर करके गुणा 4 कर दो, यही मान आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भाई यहाँ पर देखो लिखा है लीन, लीन को क्या लिख दिया नील, यानी कि जो लीन है ना, ये लीन, ये लिखा है LEAN, इसको क्या लिख दिया है NEAL, यानी कि बीच के जो दो लेटर है वो सेम लिखे। हमसे पूछा हेयर का, हमसे किसका पूछा, इसको देखो ये लिख दिया, हमसे पूछा किसका हेयर का, HEAR, तो EA आपके सेम रहेंगे, ये जैसे भी हैं वो ऐसे ही रहेंगे, और इनको आपस में इंटरचेंज कर देना इस प्रकार से, आर यहाँ पे आ जाएगा, एच यहाँ पे आ जाएगा, तो री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो 14 का मेरे सिर क्या बताओगे आप,
तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप क्या बताएंगे मेरे शेर? आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने लग चुका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, इसको क्रम में लगाना है। ये जो क्रम चल रहा है भाई, देखो किस प्रकार का क्रम चल रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखो ध्यान से, टी यू देखो डबल यू है तो डबल यू आप भी यहाँ से ले लो, डबल यू यहाँ से ले लो, ठीक है। एक्स के बाद वाई आ रहा है तो यहाँ पर भाई आप जो है एक्स के बाद वाई ले लो, ठीक है। आप भी यहाँ पर देखो एक्स है ना, यहाँ से डबल एक्स भी हो सकता है। यहाँ पर देखो डबल एक्स है तो डबल एक्स यहाँ पर भी आप कर लो, डबल एक्स यहाँ पर भी कर लो। यू के बाद देखो वी आएगा तो वी, यू के बाद क्या आएगा मेरे शेर? आपको सर यहाँ पर वी आ जाएगा तो टी डबल यू, फिर आपका वी आ जाएगा, ठीक है। यू हो गया, वी हो गया, फिर आपका एक्स आ जाएगा, यू वी एक्स, ठीक है भाई। डबल एक्स हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा भाई? अब इसके बाद क्या आएगा? तो एक्स के बाद अब क्या आएगा? वाई आ जाएगा भाई, वाई आ जाएगा। अब वाई के बाद यू टी यू वी एक्स वाई, फिर इसके बाद फिर टी आ जाएगा। यानी कितने कितने के पेयर बने? 1 2 3 4 5 6 7, सात सात के पेयर बना लिए भाई। टी डब्ल्यू वी एक्स वाई, टी डब्ल्यू वी और डबल एक्स वाई, फिर यहाँ से इसको क्रॉस किया, टी फिर आपका डबल यू यू डबल यू फिर वी डबल एक्स और यहाँ पे आ जाएगा वाई। यानी कि यू वी एक्स वाई टी वी एक्स टी यू वाई। भाई देख लो ये किस ऑप्शन में है मेरे शेर, वही आंसर आ जाएगा यू वी एक्स वाई फिर टी वी यू वी एक्स वाई टी वी एक्स टी यू वाई। ऑप्शन नंबर सी में मिल गया मेरे भाई, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी में लाएंगे ना तो ये आपका बन जाएगा। तो 3 3 6 1 7 भाई, 7 7 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर। पेयर कितने का बनाया मैंने भाई? आपको उसे 7 का पेयर बनाया है मैंने। तो बस 7 7 का पेयर बना लो। इसमें टोटल 21 लेटर दिए गए हैं, 7 7 के पेयर बन जाएंगे, ठीक है। तो पैटर्न यही चलेगा, यू वी एक्स वाई टी वी एक्स टी यू डब्ल्यू वाई। आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भाई ये देखो भाई डाइस चैप्टर का क्वेश्चन है। पूछा है कि दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा अक्षर है आने वाला है दो के विपरीत। तो जो कॉमन हो उसको ले लिया करो। सबसे पहले दो कॉमन यहाँ पर है, दो कॉमन यहाँ पर है, और इनको हमें कैसे लिखना है? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में लिख लेना कैसे? जैसे आपका 2 है, 2 के बाद 5, 5 के बाद 1, फिर यहाँ पर आपका 2 है, फिर आपका 4 है, यहाँ पर 3 है। तो एक ही लेटर तो बचा है, कौन बचा है? तो वो बचा है 6। तो 2 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 3। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। भाई नोप को 100 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, एग को 38 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में लैब को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा? भाई इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता है। जानते हो इस क्वेश्चन का लॉजिक? भाई इस क्वेश्चन का लॉजिक बहुत ही शानदार है भाई। इसमें लिख लेना है आपको NOPE। भाई इनकी सभी रैंकों को लिख दो। एन की रैंक कितनी होती है? 14 होती है। ओ की रैंक कितनी होती है? 15। भाई सबको जोड़ दो, प्लस पी की रैंक 16, ई की रैंक कितनी होती है? 5। सबको जोड़ दो, 14 5 5 4 9 6 15 5 20 की 0, कैरी करेगा 2, और 3 2 कितना हो जाएगा? 5। वही इसमें क्या करना है आपको? कुछ नहीं, केवल 2 की गुणा लगा देनी है। 50 दूनी कितना हो गया भाई? 100। यानी इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है भाई? अंकों को जोड़ना, अंकों को जोड़कर 2 का गुणा कर देना, अंकों का जोड़ और 2 का गुणा कर देना। ठीक इसी प्रकार से जो आपका एग लिखा है EGG, इनकी रैंकों को भी जोड़ देंगे। ई की रैंक 5 होती है, जी की रैंक 7, फिर जी की रैंक 7। भाई इनकी रैंकों को जोड़ दिया तो 7 दूनी 14, 5 कितना हो गया? 14 और 5 कितना हो जाएगा? 19 हो गया। और हमें गुणा किसकी कर देनी भैया? 2 की। इसमें आपको दोस्तों 2 की गुणा कर देनी है। 19 दूनी कितना हो जाएगा मेरे शेर? 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो 38 ही दिया गया है। आपसे पूछा किसका है मेरे शेर? आपको सर लैब का पूछा है, LAP। भाई इनकी रैंकों को जोड़कर 2 गुना कर देंगे। एल की रैंक 12, ए की रैंक 1 होती है, पी की रैंक 16 होती है। तो ये हो जाएगा 12 1 13। तो ये कितना हो जाएगा? 12 और 1 13, और 13 और 16 कितना हो जाएगा मेरे भाई? आपको सर ये हो जाएगा 29। और 29 में केवल 2 की गुणा लगा दे, आंसर आ जाएगा 29 दूनी होता है 58। तो क्या देखो विकल्प में 58 दिया है जी? आप कहोगे जी सर बिल्कुल दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो यही इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों का स्कोर 17/17 का चल रहा होगा, कोई का किसी का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 मेरे भाई। ये क्वेश्चन जो है ये आपका ब्लड रिलेशन चैप्टर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भाई कह रहा है कि ए जो है ना ए सी का भाई है। ठीक है भाई, भाई यहाँ पे बोला है कि ए जो है ना ये सी का भाई है। ए जो है ये भाई इसका जेंडर पता चल गया कि प्लस है और सी का भाई है। बी डी की इकलौती बहन है जो सी का मामा है। जो वाला जो शब्द होता है ये हमेशा दूसरे वाले के लिए आता है, तो दूसरा कौन है? डी। भैया डी जो है ना वो सी का मामा है। अब भाई सी का मामा कौन है? भाई डी है। जो सी का मामा कौन है? भाई डी है, तो यानी इसकी माँ का भाई। माँ का भाई कौन होता है मेरे भाई? मामा। और ये कौन है भैया? डी है। तो सी बी जो है ना वो डी की, बी है जो ना वो डी की इकलौती बहन है। बी कौन है? बहन है। किसकी है? डी की। बी जो है ना वो डी की इकलौती बहन है, तो भाई डी इसका भाई है और जो सी का मामा है। तो ये सी का मामा कौन होगा भाई? माँ का भाई कौन होता है? मामा। यदि ई सी का पिता है, अब जो ई है ना ई, वो कौन है? सी का पिता है। यानी कि ई जब पिता होगा तो भाई ई की शादी बी के साथ हुई होगी, यानी कि ये दोनों पति पत्नी हो गए और ये दोनों इनकी संतान हो गई। ये दोनों किनकी संतान हो गई? ई और बी की संतान हो गई। भाई हमें सी का जेंडर पता नहीं है, सी प्लस भी हो सकता है, सी माइनस भी हो सकता है, सी लड़का भी हो सकता है, सी लड़की भी हो सकता है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे मेरे सिर पूछा क्या गया कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है। हमें ए का बताना है कि ए जो है ना बी का क्या लगेगा। तो भैया ये तो इसका पुत्र लगेगा। ए बी से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको सर ये पुत्र लगेगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। ये इसकी क्या हो जाएगी मेरे शेर? आपको सर ये तो इसकी माँ है और ये इसका क्या होगा भाई? इसका पुत्र हो जाएगा। बात समझ में आ गई मेरे भाई? तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी लगा दो सर, एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई। ये आपका क्वेश्चन दिया 27 को 99 से डिनोट करेंगे, 21 को किससे करेंगे, जिस प्रकार 13 और 43 को डिनोट किया गया है। भाई जानते हो इस क्वेश्चन को कैसे किया गया है? भाई देखो 27 और 99, 27 से 99, 27 से 99 का जो आपका लॉजिक है वो ये लॉजिक किया गया है कि जो आपका 27 लिखा गया है, 27 को क्या लिखा जाता है? 99। ये 99 लिखा कैसे गया? सबसे पहले तो ये समझो भाई, इसमें क्या करना है आपको? करना कुछ नहीं है, केवल आपको इसमें 4 की गुणा लगा देनी है, 4 की गुणा कर देनी है। तो जैसे ही आप 27 में 4 की गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4 सत्ते 28 की 8 करी करेगा 2, 4 दूनी 8 2 10, और भाई इसमें आपको माइनस कर देना है 9। 18 में से जाएगा 9 और यहाँ पर बचेगा 9, तो कितना आ गया? 99। उसी प्रकार से दूसरा लॉजिक है आपका 13 और 43 का, 13 अनुपात 43। भाई क्या करना है? भाई इसमें भी आपको करना क्या है? 4 की गुणा कर देंगे, 13 चौको हो जाएगा 52 और 52 में से 9 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई? 43 आ जाएगा। 43 आ गया, यहाँ पर 99 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यही लॉजिक आपका इसमें काम करेगा 13 21 वाले में। तो 21 रेशियो कितना लाना है, यही तो पूछा था मेरे शेर। तो आपको करना क्या? 4 की गुणा कर दो, 21 चौको हो जाएगा आपका कितना? 84, और 84 में से आपको -9 कर रहे थे सभी में, तो -9 आप भी कर दो। तो 14 में से 9 जाएगा आपका 5 और यहाँ पे बचेगा आपका 7। तो कितना आया मेरे भाई? आपको सिर्फ 75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। 75 मेरे शेर इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। लॉजिक क्या है? गुणा 4 -9 गुणा 4 -9 गुणा 4 -9। क्लियर? तो चलिएगा आज का दोस्तों अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अपनी इस क्लास को दोस्तों यहाँ से ऑफ करते हैं। और आज का इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का क्या स्कोर रहा है तो कमेंट करके मेरे भाई हमें जरूर बताएंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको कथन दिए गए। कह रहा है कि सभी सेव केले हैं। अच्छा भाई, बोल रहा है कि जितने भी सेव है ना, सेव, जितने भी सेव हैं ये सभी क्या हैं भैया? केले हैं। तो सेव वाला जो पार्ट होगा भाई ये इस केले वाले के अंदर आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया भैया? आपको सर ये तो हो गया है केला। ठीक है, ये हो गया केला। और सभी अंगूर केले हैं। अच्छा, तो भैया इसके अंदर एक और सर्किल बना दो। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपको सर ये तो हो जाएगा अंगूर, क्योंकि उसमें बोला है कि सभी अंगूर केले हैं। और सभी केले, जितने भी केले हैं, तो सभी केले क्या बताया? सभी केले मेवे हैं। मेवे हैं भैया, यानी कि जो मेवा होता है ना, मेवा, तो सभी केले क्या हो गए भैया? मेवा हो गए या मेवे हो गए। ठीक है भाई, इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। अब निष्कर्ष पढ़ो। क्या सभी सेब मेवे हैं? क्या सभी सेब मेवे के अंदर आ रहे हैं? भाई देखो सभी सेब भैया मेवे वाले के अंदर आ रहे हैं, तो यानी कि ये कैसा है भाई? बिल्कुल सही है। क्या सभी अंगूर मेवे हैं? भैया अंगूर, जब सेब पूरे मेवे के अंदर आ रहा है तो अंगूर भी तो आ रहा है, तो आपको ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है कि कोई भी मेवे केले नहीं हैं। भाई कोई भी मेवे केले नहीं है। भैया देखो सभी केले मेवे हैं
और कुछ मेवे निश्चित रूप से केले हो सकते हैं, लेकिन कोई का कोई भी संबंध नहीं, यानी कि ये कथन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। तो निष्कर्ष क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी, कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने चुना होगा, बिल्कुल सही जवाब है। और जिसने भी सी आंसर दिया ना, उनका सबका आंसर एकदम बिल्कुल सही है। तो भाई ये थे दोस्तों आज के हमारे टोटल 20 क्वेश्चन। और एक बार भाई सभी प्यारे दोस्तों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस प्रैक्टिस सेट से यदि आप लोग जुड़े रहे ना, तो भाई आप लोग 100% ये मानिएगा कि रीजनिंग में एग्जाम में गारंटी मेरी रहेगी। आपको मैंने जितना बुक का चैप्टर वाइज कराया है उसका रिवीजन कर लो, और ये पर डे एक प्रैक्टिस सेट देते रहो। रीजनिंग में भाई 100% स्कोर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और भाई अपना सभी लोग स्कोर हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। और इस हमारा टारगेट है भाई, टारगेट हमारा एग्जाम का, और आपको डेली इस प्रैक्टिस सेट में कराएगी 20 क्वेश्चन का टारगेट 20/20 रहना है भाई सबका। भाई रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 100% स्कोर कर सकते हैं, और हमें रीजनिंग में 100% ही स्कोर करना है मेरे भाई। इस बात का विशेष ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं आना चाहिए भाई। 20/20 हर एक स्टूडेंट का आना चाहिए हर हालत में। यदि जिसका भी 18 नंबर आया ना, 18, यदि 18 क्वेश्चन सही किए, तो भाई समझ लो आपकी रीजनिंग भाई बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। मुझे 20/20 चाहिए भाई आप लोगों से। और यदि आप लोगों ने 20/20 कर दिया, तो समझ लो आपकी तैयारी बेस्ट है, सबसे बेस्ट है आपकी तैयारी। ठीक है भाई, तो हमेशा अपना स्कोर अच्छा रखिएगा। ठीक है भाई, और कोई भी किसी को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है भाई, तो चलिएगा आज का बताइएगा कमेंट करके कि हाँ सर आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार था, बातें समझ में आई या नहीं। तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आज का इस प्रैक्टिस सेट जो पहला था, क्योंकि हमने सब कुछ रिवीजन कर लिया है, अब आपके सिर्फ प्रैक्टिस सेट करे चलाए जाएंगे, वो भी एग्जाम तक। ठीक है भाई, तो आज का सेशन कैसा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे दोस्त लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आप डेली क्लासेस से जुड़ सके। और दोस्तों शाम को 5 बजे आपकी मैथ की क्लास होगी, चैप्टर वाइज चल ही रहा है। मैथ के बाद आपकी रात 8 बजे एनटीपीसी जीके की क्लास होगी। ठीक है, तो आप लोग सभी क्लासों में जुड़े रहेंगे। ठीक है, क्लास से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।